गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम दूसरी वीडियो शूट कर रहे हैं और ये वीडियो भी सेम वैसे ही है कि जैसे हमने एक अभी लास्ट क्वेश्चन एक सोल्व किया था जो चैप्टर 9 क्लास 12 हिस्ट्री का था। ये भी लॉन्ग ही क्वेश्चन होगा, 8 नंबर में आपका आता है। ठीक है, और 2017 में आया हुआ है क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ आपके लिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि एग्जामाइन द मेन एस्पेक्ट्स ऑफ द फिफ्थ रिपोर्ट व्हिच वाज सबमिटेड टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट इन 1813 2017 में आया क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक रिपोर्ट सबमिट करी गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट को 1813 में। कौन से नंबर की रिपोर्ट थी? फिफ्थ नंबर की रिपोर्ट थी। ठीक है, अच्छा, रिपोर्ट क्या होती है ना। तो रिपोर्ट मान के चलिए कि मान लो कोई प्रोजेक्ट है ना, कोई हम काम कर रहे हैं उसके बारे में जो एक हम थ्योरी बनाते हैं, उसके बारे में हम जो लिखते हैं, क्या सही था क्या गलत था, ठीक है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जैसा आपने देखा होगा कि आज जब टेस्ट कराने जाते हैं किसी डॉक्टर के पास, तो वो एक आपको रिपोर्ट बना के देता है, तो वो आपको बताता है कि आपकी शुगर कितनी है, आपका बीपी कितना है, ठीक है, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बताता है। तो ठीक वैसे ही रिपोर्ट बनाई गई थी 1813 में इंडिया के बारे में। ठीक है, इंडिया में भी कौन से एरिया के बारे में? तो इंडिया में बात करी गई थी बंगाल और आपका तमिलनाडु, या कह सकते हो मद्रास के बारे में। मैंने आपसे कल बताया था कि हमारी 3 प्रेसिडेंसी थी, बंगाल, ठीक है, मद्रास और बॉम्बे। ये तो बात होगी कहाँ के, टाइम पीरियड क्या है 1830। रिपोर्ट क्या होता है? अब रीजन आ जाता है कि भाई ये क्यों पेश करी गई थी, पेश क्यों करी गई थी और इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। एक बात, फिफ्थ रिपोर्ट में था क्या? तो फिफ्थ रिपोर्ट में था आपका एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। कहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में? बंगाल तमिलनाडु के बारे में। और एक्टिविटीज के बारे में। कौन सी एक्टिविटीज? ब्रिटिशर्स की एक्टिविटीज। कहाँ पे? सेम बंगाल और तमिलनाडु में। अच्छा, क्या एक्टिविटी थी? तो आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में जो अंग्रेज आए थे वो एज अ कंपनी आए थे, एज अ कंपनी आए थे। आपका क्वेश्चन आ जाएगा सर ऐसी ही कंपनी जैसी कि आज की डेट में आता है? तो आंसर है हाँ, ऐसी ही कंपनी। वे बिजनेस पर्पज के लिए इंडिया में आए थे। किस चीज का बिजनेस सर? स्टार्टिंग में जब बिजनेस कर लिए आए थे तो उनका बिजनेस होता था आपका स्पाइसेस, मसाले, टेक्सटाइल्स, ठीक है, कपड़े, तरह तरह के कपड़े। अब वो कपड़ा वुलन भी हो सकता है, कॉटन भी हो सकता है, ठीक है, जूट भी हो सकता है, तो तरह तरह के कपड़े। एक्सचेंज में क्या देते थे हमें? तो प्रीसियस स्टोन्स। प्रीसियस स्टोन्स मतलब जैसे आपका डायमंड हो गया। प्रीसियस अदर एलिमेंट, फॉर एन एग्जांपल आपका गोल्ड एंड सिल्वर। आप कहेंगे सर पैसे क्यों नहीं? देखो आज की डेट में हमारे पास मुद्रा है कि आप हमारे पास डॉलर है, रूबल है, येन है, लेकिन उस समय इस तरह की कोई इंटरनेशनल लेवल की मुद्रा नहीं होती थी, करेंसी नहीं होती थी। डेट्स वाई जो हम एक्सचेंज करते थे चीजों को, वो एक्सचेंज करते थे किसमें? इन द फॉर्म ऑफ प्रीसियस एलिमेंट एंड मेटल्स, ठीक है ना, और आप कह सकते हो प्रीसियस स्टोन्स की फॉर्म में। तो हो क्या रहा था कि मानकर चलिए कि यहाँ पे ये यूरोप है और ये हो गया आपका वेस्ट, और आपका ईस्ट में है इंडिया। तो इंडिया से जो यूरोपियन कंट्री थी, वेस्टर्न कंट्री थी, वे लेकर जाती थी क्या भला? यहाँ से लेके जाती थी टेक्सटाइल्स, कपड़े, और आपका स्पाइसेस, मसाले। क्यों लेके जाती थी इस बारे में कभी डिटेल में बाद में बात करेंगे, फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि ये दो चीजें लेके जाती थी बदले में, ठीक है, प्रीसियस मेटल्स, गोल्ड सिल्वर और डायमंड जैसी चीजें रिटर्न में आती थी। इसका रिजल्ट क्या निकल के आया? इसका रिजल्ट ये निकल के आया कि इंडिया उस समय दुनिया की लगभग पहले नंबर पे सबसे बड़ी इकोनॉमी हुआ करता था। ठीक है, 1700 तक की अगर हम बात करेंगे तो दुनिया की सबसे टॉप इकोनॉमी उस समय भारत था, इंडिया था। और अगले 200 सालों में, या कह सकते हैं 300 साल भी ले लो, 200 सालों में, 250 सालों में इंडिया को इन्होंने इतनी बुरी तरह से लूटा कि आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आ जाइए दोबारा से क्वेश्चन पे। तो ये कंपनी थी, बिजनेस करने के लिए आई थी, और इन्होंने किस तरह से इंडिया में बिजनेस करा, इन्होंने किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन करा, क्या इनकी एक्टिविटी थी, उसके ऊपर एक रिपोर्ट बनाई थी। वो रिपोर्ट थी 5वें नंबर की, इसलिए हम इसे फिफ्थ रिपोर्ट कहते हैं।
अच्छा, इस रिपोर्ट में कितने पेजेस थे? सब 102 पेज, 1002 पेजेस थे, जिसमें से सिर्फ 800 पेजेस जो थे वो इस बात को लेके थे कि वहां पर रहने वाले रैयत और जमींदार, ग्रामीण भाषा में रैयत को रैयत बोल देते हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक सिस्टम भी आया था जिसे बोलता है रैयतवाड़ी सिस्टम, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट हो गया, रैयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम। महल का मतलब था गांव, रैयत मान के चलिए फार्म, कौन से फार्मर्स? पेजेंट, छोटे फार्मर्स, छोटे फार्मर्स। तो 800 पेजेस में से, 1002 पेजेस में से 800 पेजेस की कंप्लेन थी। किन की कंप्लेन थी? रैयत की और जमींदार की। किस बात को लेकर कंप्लेन थी? वहां के जुडिशियल सिस्टम को लेकर। कल मैंने आपको बताया था कि जो अंग्रेजों का जुडिशियल सिस्टम था वो काफी ज्यादा लेंथी था, प्रोसीजर काफी ज्यादा लंबा था, जिसकी वजह से कई बार लोगों को न्याय नहीं मिल पाता था, जिससे सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं था। दूसरा, रिवेन्यू रिटर्न को लेके जो अंग्रेजों मतलब नोट्स बनाए गए थे कि भाई किस तरह से रिवेन्यू रिटर्न होगा, होगा नहीं होगा, स्टैटिक्स को लेके और डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स को लेके। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि बंगाल को एक कंबाइन करके सबसे एक ही साथ ले रहे हो, उन्हें डिस्ट्रिक्ट में विभाजित करा गया था और डिवाइड करने के बाद अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से लिया जा रहा था, ठीक है। इन चार चीजों को लेके 800 पेजेस की रिपोर्ट बनाई गई थी। 1002 पेजेस में से 800 पेजेस की रिपोर्ट इसमें थी, ठीक है। इस रिपोर्ट का रिजल्ट क्या निकल के आया? तो सब रिपोर्ट का रिजल्ट निकल कर आया कि उस समय की जो पार्लियामेंट थी, कहाँ की पार्लियामेंट? ब्रिटेन की पार्लियामेंट, उसने एक सीरीज ऑफ लॉ पास करी, है ना। मतलब एक के बाद एक कानून बनाए, किस चीज को लेके? ताकि कंपनी को रेगुलेट कर सके और कंट्रोल कर सके। किसे? कंपनी को, ठीक है। इसके अलावा क्या हुआ? कंपनी को फोर्स कराया गया कि वो एक रेगुलर रिपोर्ट तैयार करे। किस लिए? ताकि कंपनी की इंक्वायरी करी जा सके। समझो मेरी बात को। आज के समय में गवर्नमेंट कुछ स्टेप नहीं लेगी अगर कोई कंपनी कुछ गलत काम करती है, तो मेरे हिसाब से तो नहीं लेगी, ठीक है। क्यों नहीं लेगी? क्योंकि कंपनी चंदा देती है और उससे जो है, जो पार्टीज होती है, उसे मतलब आने वाले इलेक्शन में फायदा मिलता है, ठीक है। मैं इसके लिए डिटेल में जा सकता हूँ, किसान बिल वगैरह के बारे में, एमएसपी वगैरह के बारे में, लेकिन ये वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी एमएसपी के बारे में। तो हम दोबारा आ जाते हैं अपने इसी क्वेश्चन पे। तो इसका फाइनल रिजल्ट क्या निकल कर आया? सब फाइनल रिजल्ट ये निकल कर आया कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट में डिबेट स्टार्ट हो गई। इतने अच्छे थे, कह सकते हो उनके अंदर थोड़ी घनी इंसानियत रही होगी, तो उसके बेसिस पे डिबेट स्टार्ट हो गई। किस चीज को लेकर डिबेट थी? कि कंपनी इंडिया में जो रूल कर रही है, जो उसका नेचर है, क्या वो सही है या गलत है, वो जस्टिसफुल है या नहीं है, उनके तौर तरीके सही है या नहीं है। इस फिफ्थ रिपोर्ट का इम्पैक्ट ये देखने को मिलता है। The fifth report had been proved to be a good source to understand the India's economy in the colonial time. मतलब उस समय भारत की जो इकोनॉमी थी, अर्थव्यवस्था थी, उसको समझने के लिए ये फिफ्थ रिपोर्ट एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। अच्छा, एक बात, कैसे रोल प्ले करती है? तो देखो, ये ऑथेंटिक है नंबर वन, और नंबर टू इनवैल्यूएबल है। ऑथेंटिक है तो इनवैल्यूएबल अपने आप ही हो जाती है, ठीक है। अच्छा, कई बार लोग समझते हैं हिस्ट्री मतलब कुछ भी लिख देगा, तो ऐसा नहीं होता। हमारी हिस्ट्री जो काम करती है वो एविडेंसेस के बेसिस पे करती है, ठीक है। रिसर्च के बेसिस पे, एविडेंसेस के बेसिस पे, बिना किसी एविडेंस के, रिसर्च के कोई भी बात ऐसे ही नहीं कही जाती है। दैट्स व्हाई कई बार हम जो ये 10th तक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, सोशल साइंस बोलते हैं। साइंस मतलब लॉजिकल है, मिथिकल नहीं है। मिथिकल मतलब मान लेने वाली बात नहीं है, ठीक है। हमें प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर को समझना पड़ेगा, एविडेंस देने पड़ेंगे, उसके बाद ही हम किसी बात को मान पाएंगे, ठीक है। इसके बाद इसमें थोड़ी सी कमी है। कमी क्या है? कि हम इसे ऐसे ही नहीं मान सकते।
कि भाई आपने कह दिया तो हम मान लेंगे, नहीं। कमी ये है कि आज भी इसके ऊपर रिसर्च चल रही है, डिबेट चल रही है और आर्ग्यूमेंट चलती ही रहती है कि क्या फिफ्थ रिपोर्ट सही थी या गलत थी, क्यों थी, उसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो ऐसा नहीं है कि हमने हमारे सामने एक रिपोर्ट दी अंग्रेजों ने बना के तो हम उसे बिना क्रिटिसाइज करे ही एक्सेप्ट कर ले। जो भी मैं तुमसे बात कर रहा था, उसे उसके पीछे के प्रॉपर एविडेंस होने जरूरी है, उसके प्रॉपर रिसर्च होनी जरूरी है। उसके बाद आ जाइए किसके नेगेटिव क्या है, तो नेगेटिव ये है कि इस रिपोर्ट को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के बताया गया था। कैसे कि उस समय के जो जमींदार थे उन्होंने अपनी जो पावर थी उसे लॉस कर दिया था, लैंड जो थी उनके पास नहीं रही थी जमींदारों के पास। तो आंसर है नहीं, ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं है, क्योंकि उस समय के जो जमींदार थे अगर वो अपनी जमीन का नीलामी करवाते भी थे तो उसका भी उनके पास कुछ ना कुछ लूप होल था। कैसे लूप होल था समझते हैं थोड़ा सा। वे क्या करते थे, वो जो सनसेट रूल मैंने कल तुम्हें बताया था कि सनसेट रूल है, अगर सनसेट तक आप जमीन के मतलब एक्स वाई जेड जो अमाउंट रेवेन्यू दे रहा है अगर नहीं दे पाते हो, तो रिजल्ट क्या निकल के आने वाला है, रिजल्ट ये निकल के आने वाला है, जमीन की नीलामी हो जाएगी। लेकिन नीलामी के बीच में एक टाइम पीरियड होता था, एक बात। नंबर दो, जो टाइम पीरियड के बाद भी अगर नीलामी करी जा रही है तो जमींदार अक्सर क्या किया करते थे, अपने ही लोग बैठा दिया करते थे। जब उसकी नीलामी होती है जमीन की, तो नीलामी बहुत ऊपर नहीं जाती थी। कि सपोज करो जमीन की नीलामी जो है मैक्सिमम खरीदी जानी है 1 लाख 2 लाख 10 लाख, नहीं वहां तक जाने ही नहीं है। उसके कम से कम बोली लगाते थे, कम से कम, ठीक है, ताकि उसे दोबारा से रिगेन करी जा सके। फिर जमींदार जो अपने बंदे बिठा के रखता था उनसे रिकैप्चर कर लेता था, बात खत्म। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि उस समय के जो जमींदार थे उन्होंने अपनी लैंड लॉस ही कर दी थी या पावर लॉस ही कर दी थी। सिंपल सी बात है, माइट इज राइट। एंड सेकंड थिंग इज कि जिसके पास पैसा होता है उसके पास पावर अपने आप हो ही जाती है। एकदम से कमजोर जमींदारों को नहीं किया जा सकता था, ठीक है। तो इसमें नेगेटिव ये पॉइंट हो गया। दूसरा क्या है कि ना, जब बाद में रिसर्चर्स आए, अब आके जो रिसर्चर्स आए, उन्होंने देखा लोकल रिपोर्ट्स को खंगाला डिस्ट्रिक्ट लेवल के या रिसर्च के, तो उन्हें पता लगा कि ये जो रिपोर्ट है ये पूरी तरह सही नहीं है, इनमें भी कुछ खामियां हैं, ठीक है। जो बंगाल में रहने वाले जमींदार थे उनके जो रिकॉर्ड थे उन्हें जाके खंगाला गया, तो पता लगा कि अंग्रेजों ने जो रिपोर्ट दी है वो बढ़ा चढ़ा के दी है थोड़ी सी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। एक के बाद एक आपके क्वेश्चंस आते रहेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस जो इम्पोर्टेंट हैं, जिनके आने के चांसेस हैं, जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। थैंक यू आज के लिए, और इस सीरीज में बने रहिएगा अपने बोर्ड एग्जाम तक। थैंक यू, हैव अ गुड डे।